हेलो फ्रेंड्स, आज है फरवरी 10 फरवरी 2022, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मेरी बजाज डोमिनार 400 सीसी बाइक का। ये 2020 मॉडल है BS6 और UG मॉडल। जो इसके दो मॉडल आते थे, 2019 से पहले, 2019 के बाद में, जिसमें थोड़ी इसकी पावर बढ़ा दी थी और जिसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर दे दिया था। तो उसका मैं कंप्लीट रिव्यू आज करने जा रहा हूँ। मुझे इस बाइक को चलाते तकरीबन 2 साल हो गए हैं और ये मैंने 8000 किलोमीटर के करीब चला ली है बाइक। तो मैं टोटली इसका रिव्यू आपको देने वाला हूँ। मेरा रिव्यू बेस्ड होगा मेरे पुराने एक्सपीरियंस से, जो बाइक्स मैंने चलाई हैं। तो मैं आपको थोड़ा वो भी आइडिया दे देता हूँ कि जिस तरह की मैंने फेज़र बाइक, मेरी मतलब एक वो जिस तरह बोलते हैं कि परमानेंट बाइक रही है हमेशा से फेज़र, जो मैंने हमेशा यूज़ करी है। 8-10 साल से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ। उसके साथ में मेरे पास बुलेट भी है, रॉयल इनफील्ड की 350 सीसी, वो भी मैंने चलाई है। मैंने कुछ टाइम के लिए अपाचे RR 310 भी रखी है, वो भी मैंने यहाँ पे चलाई थी। और उसके साथ साथ में जो नॉर्मल बाइक्स होती है, स्प्लेंडर, प्लेटिना, वो तो चलो चलाते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स बाइक की अगर बात करें तो रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT भी मैंने चलाई है। जो पुराना जब आता था 535 सीसी का, वो भी मैंने चलाया है। उसके बाद में नया जो है वो भी चलाया। तो मतलब और पल्सर्स, अपाचे 200, ये सब तो नॉर्मल चलाए हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इनके बेस पे रहेगा। डेफिनेटली मैंने कोई KTM की बाइक नहीं चलाई है। KTM 390 RC ड्यूक मैंने नहीं चलाई है, तो क्योंकि इसका इंजन उसके सेम है डिटो, तो मैं उससे कंपैरिजन नहीं आपको दे पाऊँगा क्लियरली कौन सा अच्छी है कौन सी नहीं। बट बाकी मेरा रिव्यू पूरा ऑनेस्ट और मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की। तो ये बाइक 3.25 लाख की इंडिया में आती है। अब पता नहीं रिसेंटली सर क्या प्राइस है, मैंने जब ली थी तो 3.25 लाख की थी। तो इसमें मेरे टाइम में ग्रीन वेरिएंट आता था, अब इसमें शायद ब्लैक कलर का वेरिएंट और आ गया है। और इसके जैसी 220 सीसी थी, आई थिंक 250 सीसी की डोमिनार और आ गई है। 250 सीसी और इसमें थोड़ा अंतर है। 250 में ग्रीन कलर नहीं आता, ग्रीन कलर इसकी यूनिकनेस है। और तो चलिए, और इसकी अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो देखिए, बजाज की बाइक है, बिल्ड क्वालिटी हमको इतनी ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी उन्होंने मोर देयर एक्सपेक्टेशन दिया है। ये बाइक मुझसे एक बार गिर भी गई थी, तो भी इसका सिर्फ लेग गार्ड बेंड हुआ था और इनफैक्ट ये हैंडल भी बेंड हो ही गया था, बट कोई प्लास्टिक पार्ट नहीं टूटा था। स्क्रैच लगे थे प्लास्टिक पार्ट में, बट वो टूटा नहीं था। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इस बाइक की ठीक है। अब इसकी हालत मैं आपको दिखा देता हूँ बाइक की, क्योंकि ये 6 महीने से मैंने इसको ड्राइव नहीं किया है। जब से यहाँ सर्दियाँ चालू हो गई, जुलाई में मैंने इसको चलाया था, उसके बाद में मैंने इसको नहीं चलाया बाइक को। तो मिट्टी में भरी पड़ी है, ख़राब, थोड़ी सी हालत सी ख़राब है। तो जैसी भी है, पर बजाज की बाइकों में एक प्रॉब्लम है, इनके पार्ट्स में जंग लगना चालू हो जाता है अगर आप इसकी केयरिंग नहीं करते हैं तो। चलिए मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। आप ये देखिए, ये जंग लग गया। उसके बाद में इसका सस्पेंशन देखिए, ये पूरे ग्रूव इसके जंग खा गए हैं पूरे के पूरे। ये जो एरिया है ये कभी क्लीन हो ही नहीं पाता। ये इसके अंदर हम बार बार वो ल्यूब लगाते हैं और ल्यूब की वजह से पूरा भर जाता है और ये क्लीन होता ही नहीं है, कितनी कोशिश कर लो। और इसी वजह से ये जो एरिया है ये मतलब एक्सेसिबल नहीं है इतना ज़्यादा, तो ये इसका ये भी क्लीन नहीं हो पाता, इसके एलॉयज़ जो है। बाकी आप देखिए, इसके यहाँ पे जंग खा गया है। नीचे चलो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाई थी नेम प्लेट, क्योंकि मैंने यहाँ पर वो बबल बी वाला लगवाया था एक बार, जो कैप होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भी जंग खा गया। और ये इसका ये टूट गया है यहाँ पे नट होता था, यहाँ भी जंग खा गया है। ये देखिए, अब नीचे भी जंग खा गया। तो देखिए, थोड़ा मोटा बिल्ड क्वालिटी में उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पर मैं यूँ नहीं कह रहा कि और बाइक में जंग नहीं खाते, बट यार अगर तुम मेरी ये देखो फेज़र देखो, जो यामाहा की क्वालिटी है, इसके कोई नट बोल्ट जंग नहीं खाए हैं। थोड़ा अगर तुम ये सेंटर स्टैंड वगैरह को देखो तो इसका सस्पेंशन देखो कितना अच्छा है। 10 साल हो गए इस बाइक को चलाते को। मैंने ऑफ रोडिंग की इस पर इतनी ज़्यादा, इसको मैं बहुत ही बेकार रास्तों में मैंने चलाया, कोई सा कलर फेड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो यामाहा की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू एनी इंडियन ब्रांड। तो अब उसके बाद बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस की। जिस तरह की स्प्लेंडर वगैरह बाइक की 300 रुपये में सर्विस हो जाती है ऑल एन एवरेज पूरी, इस बाइक की सर्विस मेरे 5000 के करीब पड़ती है नॉर्मल, क्योंकि इसका 1.5 लीटर इसमें इंजन ऑयल डलता है। अगर नॉर्मल आप ठीक ठाक इंजन ऑयल डलाते हो, मतलब 20W50 भी डलाते हो, तो भी वो आपको 1500 से 1600 रुपये का पड़ता है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है वो इसके इंजन ऑयल का। उसके बाद में इसके फ़िल्टर्स वगैरह सब चेंज होते हैं। फिर सर्विसिंग के इसके 700 रुपये लेते हैं नॉर्मल बजाज वाले, 700-800 रुपये, क्योंकि बहुत हाई अमाउंट है। और अगर आप और चीज़ों कंपेयर करोगे तो ओवरऑल इसकी कॉस्ट 4000-5000 के करीब चली जाती है। तो बेसिकली इसलिए ये बहुत ज़्यादा महंगी सर्विस होती है इसकी। अगर इसी में अगर हम और बाइक्स की बात करें, जिस तरह मेरे पास RR 310 थी, तो उसकी तो कहने ही क्या, उसके सारे पार्ट मिलते ही नहीं थे लोकली।
इनफैक्ट मेरे इस एरिया में तो उसका सर्विस सेंटर कहीं था ही नहीं। जिस तरह मैं हरियाणा में हूँ अभी, तो पूरे हरियाणा में सिर्फ 2 सिटीज़ में उसका सर्विस सेंटर था, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके पार्ट्स मिलने में। बजाज की बाइक का ये सुख है, इसकी सर्विस हर जगह हो जाती है, हर सर्विस सेंटर में इसकी सर्विस हो जाती है, और नॉमिनल और बाइक से कंपैरेटिवली इसके पार्ट्स सस्ते हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक का जो लेदर आते हैं वो भी 300-400 रुपये के हैं, तो और कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते हैं। बट अगर आप एक स्पोर्ट्स बाइक रखना चाहते हैं, सुपर बाइक जिसको बोलूँ, स्पोर्ट्स तो नहीं, मतलब स्टार्टिंग रेंज की कोई आप सुपर बाइक रखना चाहते हैं, तो आपको इतनी मेंटेनेंस कॉस्ट तो झेलनी पड़ेगी और बाइक्स के मुकाबले। हाँ, डेफिनेटली डोमिनार की कम है उनसे, औरों की बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कोई भी लेते हो, अगर आप कावासाकी निंजा भी लेते हो, तो उसकी भी सर्विस बहुत ज़्यादा है। डबल सिलेंडर बाइक की, सिंगल सिलेंडर बाइक है। तो बिल्ड क्वालिटी ठीक हो गई है इसकी। अब बात करते हैं एवरेज की। लॉन्ग रूट पे 27 की एवरेज देती है, मिड सिटी और ऑन एन एवरेज काउंट करो तो 25 की एवरेज दे देती है ये, जिसमें मैं इसको 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाता हूँ। टॉप स्पीड इसकी मैंने 175 अचीव की है, उससे भी ऊपर जा सकती है ये 150 तक। तो इसकी पिकअप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि यार ऐसा लगता है जैसे 200-300 पार कर जाएगी, बट उसके बाद में थोड़ी स्टैग्नेट हो जाती है, इसकी एक्सेलरेशन नहीं बढ़ पाती इतनी ज़्यादा। वो डेफिनेटली जैसा इंजन ऑयल आप यूज़ कर रहे हो, जिस टाइप के आपने इसमें बूस्टिंग करवाई है, उस पर भी थोड़ा डिपेंड करते हैं। तो मैं हैंडलिंग की बात करते हैं, तो बाइक बहुत ज़्यादा हैवी है ये। इसका कव वेट 189 किलोग्राम पेपर्स में लिखा होता है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो मेरे हिसाब से 220-230 किलो की बाइक है ये। तो इसको चलाने के बाद मैं जब भी मेरी रॉयल इनफील्ड चलाता हूँ तो मुझे वो बच्ची लगती है, बिल्कुल स्प्लेंडर जैसी लगती है, इतनी हल्की, कैसे भी उसको इधर उधर मैन्यूवरिंग कर सकता हूँ मैं। वहीं ये इतनी ज़्यादा हैवी लगती है, बॉर्डर लगता है। उसे हैवीनेस की वजह से स्किड भी हो गई थी मुझसे एक बार, बट बाकी दोनों टायरों में ABS है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहता है बाइक को। बट डेफिनेटली इंडियन रोड्स पे कभी भी आप 100 किलोमीटर से तेज़ स्पीड कोई बाइक चला ही नहीं सकते, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है वो। चाहे इस बाइक की ब्रेकिंग कितनी भी अच्छी हो, बट अगर आपकी स्पीड 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर्स है और सडनली कोई पर्सन आगे आ जाए तो ब्रेक बहुत दिक्कत हो जाएगी, कंट्रोल नहीं हो पाती बाइक। तो इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। बाकी ब्रेक बाइक के हिसाब से ठीक है, थोड़े अच्छे होने चाहिए पर ठीक है। जिस तरह की इन स्पोर्ट्स बाइक जो हैवी बाइक्स होती है, उनकी पिछले वाली ब्रेक की कैपेसिटी बहुत बेकार होती है, ये सबको आपको पता होना चाहिए। 90% इसकी फ्रंट ब्रेक काम करती है, 10% पिछली ब्रेक काम करती है। क्योंकि आपने पुल एंड पुश के बारे में पढ़ा ही होगा कि जब बाइक को कोई पुश कर रहा होता है पीछे की साइड पे, जिस तरह फ्रंट टायर पुश करता है बाइक को पीछे, तो वो रुकी रहती है। अगर आप पिछला ब्रेक दबाओगे, रेयर ब्रेक, तो जो बाइक है वो पुल करके ले जाएगी उसको, तो पिछला ब्रेक रोक नहीं पाता इतने ज़्यादा। तो हमेशा डोमिनार जो यूज़र है वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि पिछला ब्रेक बहुत बेकार है, बट ये एक नॉर्मल फिज़िक्स है। अगर आपको रियल में ही ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग चाहिए तो आपको डबल डिस्क ब्रेक पीछे लगवानी पड़ेगी। हैवी मैकेनिज़्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका पूरा वेट फ्रंट में पूरा वो है, कंसनट्रेटेड है, तो वो नेचुरल फिनोमेना आता है। पर ब्रेकिंग ठीक है, अगर आप सुपर बाइक यूज़ कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली आप फ्रंट ब्रेक यूज़ करोगे, पीछे वाली ब्रेक बहुत कम यूज़ करते हैं पर्सन। चलिए, ब्रेक की होगी, एवरेज का मैंने बता दिया। उसके बाद में आ जाती है इसकी हेडलाइट। देखिए, मैं कभी भी फेवर में नहीं रहता है LED लाइट्स की, क्योंकि LED लाइट्स के साथ एक प्रॉब्लम है, LED लाइट्स लंबी नहीं जाती है, वो स्कैटर्ड हो जाती है, पूरे से स्प्रेड हो जाएगी। यही प्रॉब्लम इस बाइक के साथ में है। इसका प्रोजेक्टर लैंप जो अंदर है वो अच्छे हैं काफ़ी, पर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप वो सामने स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं, इसकी लाइट वहीं तक जाती है बस, उससे आगे इसकी लाइट नहीं जाएगी, और फैल जाती है पूरे इस एरिया में ब्रॉडली। आपको दिखेगा व्यू इधर उधर का थोड़ा, बट फ्रंट में इतनी लंबी नहीं जाएगी। अगर आप बाइक 120 की स्पीड पे रात को भगा रहे हो, डेफिनेटली कोई ब्रेकर वगैरह आ गया तो आपको दिखेगा नहीं स्पीड के हिसाब से, क्योंकि लाइट लंबी होती तो आपको दूर से दिख जाता। बहुत नज़दीक जब ब्रेकर आ जाएगा तब आपको दिखेगा। ये प्रॉब्लम LED लाइट्स के साथ होती ही होती है। तो वहीं अगर हैलोजन लैंप होता तो उसकी जो रेंज है वो ज़्यादा दूर तक होती। बाकी ठीक है, सफिशिएंट। अगर आप रात को इतनी तेज़, मैं रिकमेंड नहीं करता तेज़ बाइक चलाइए। 60-70 की स्पीड से आप चला रहे हैं तो बेस्ट है। दिन के टाइम में आप कितनी भगानी आप भगा सकते हैं उसके अंदर। और उसके बाद में मॉडिफिकेशंस, चलो वो बाद में करेंगे। सीट कंफर्ट कैसा है वो देखते हैं। सीट इसकी हार्ड है यार, काफ़ी हार्ड है, देख रहे हो आप। ये तो मैंने एक्स्ट्रा कुशनिंग करवाई हुई है इस पर सीट इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड थी। मैं इसको मनाली ट्रिप पे ले गया था तो आते ही मुझे समझ में आ गया था कि भाई कुशनिंग करवानी पड़ेगी, तो मैंने इसकी 300-400 रुपये लग के कुशनिंग करवा दी थी। पिछली सीट मैंने वैसे की वैसे रखी है। सीटिंग पोस्चर जो बाइक का है वो बहुत ही बेहतरीन है यार, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं। मतलब मेरी यामा फेज़र जैसा सीटिंग पोस्चर है, उससे भी अच्छा सीटिंग पोस्चर है। आप कंफर्टेबली इसको कितनी दूर लेके जा सकते हो। मैं इसको मनाली तक लेके गया था, तकरीबन होंगे 800 किलोमीटर तो होगा यार मनाली, यहाँ से, हरियाणा से, जहाँ मैं रह रहा हूँ, बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पे। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, मैं कंफर्टेबली चला पाया था। बस एक थोड़ी दिक्कत हो गई थी कि मतलब फ्रंट सस्पेंशन इसके बेकार है बहुत ज़्यादा। मे भी वो मैंने थोड़े एक बार ठीक करवाए थे तो उन्होंने ज़्यादा तेल डाल दिया इसमें, बट फ्रंट सस्पेंशन अच्छे नहीं यार, हिलता रहता है, वोबल करता है बाइक बहुत ज़्यादा। बाकी कुछ नहीं, ठीक है।
बिल्ड क्वालिटी मैंने आपको बता दी सारी की सारी। एक्सेसरीज़ जो इस पर लगती है, जिस तरह यहाँ पर आप बबल बीन लगा सकते हैं कुछ और चीज़ का। ये पहले नंबर प्लेट यहाँ पर थी, मैंने इसको माउंट करा के नीचे करवा दिया क्योंकि यहाँ पे वो फ्लैप लगाना पड़ता था बड़ा। वाइज़र वो अच्छा नहीं है, वो मैंने उतार दिया। वैसे एयर ड्रैग का इशू होता था उसमें। फिर यहाँ आप वाइब्रेशन कंट्रोल लगा सकते हैं। ये मैंने मिरर लगवा रखे हैं क्योंकि मेरे ओरिजिनल मिरर टूट गए थे और वो काफ़ी महंगे, 2500 रुपये के एक मिरर। दोनों मिरर 5000 रुपये के, तो कौन खरीदेगा। आफ्टर मार्केट के मिरर हमने लगवा दिए, ये अच्छे लगते हैं। बल्कि व्यू तो इसमें नहीं आता इतना। वाइब्रेशंस की बात करें तो बाइक में वाइब्रेशंस नहीं है इतनी ज़्यादा, बट अगर आप इतनी ज़्यादा आरपीएम पे बाइक लेके जाओगे तो डेफिनेटली वाइब्रेट करती है। मेरी बाइक में अभी वॉबलिंग होती है हैंडल में, वो होती है सस्पेंशन की वजह से, क्योंकि इसके फ्रंट के सस्पेंशन भी ख़राब है, फिलहाल सेंटर सस्पेंशन भी ख़राब है। बजाज वारंटी देने के मामले में ठीक है, हमारा सर्विस सेंटर भी यहाँ पे ठीक है, तो उसने मुझे गारंटी दी है कि वो इसके तीनों सस्पेंशन चेंज करा देगा, विद इन वारंटी में ही चेंज हो जाएगा वो, तो वो बहुत अच्छी बात है। अदर ब्रांड पता नहीं ऐसा करते हैं कि नहीं। रॉयल एनफील्ड वाले तो बिल्कुल नहीं लेते वारंटी अपनी बाइक्स की, तो वो बात ठीक है क्योंकि उनकी फ्लैगशिप बाइक है यार, सबसे महंगी बाइक है, इससे महंगी बाइक नहीं है उनके पास में, तो डेफिनेटली वो इसकी अच्छी सर्विस देंगे। साउंड की बात की जाए तो साउंड इसकी बहुत अच्छी है बाइक की यार। डबल बैरल साइलेंसर जरूर है, पर इसके अंदर क्या होता है कि अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर फ़िल्टर्स होते हैं। अगर आपको अच्छे से दिखेगा तो इसके अंदर फ़िल्टर्स है, नहीं दिख पा रहा होगा ना शायद क्योंकि कैमरा इतना अच्छा नहीं है OnePlus 9 का, तो इसके अंदर फ़िल्टर्स होते हैं। एक्चुअली में एक बार हम यूँ कुछ कर रहे थे इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स, हम चेक कर रहे थे ये फ़िल्टर कितना गहरा है ऐसे करके, तो फ़िल्टर मुझसे टूट गया गलती से अंदर वाला। तो उसके बाद में इसकी साउंड बहुत ज़्यादा भारी होगी, हैवी बास बहुत ज़्यादा हो गया। एक सुपर स्पोर्ट्स बाइक होती है ना, उनकी जैसी होगी इसकी आवाज़। मैं भी, इसकी बैटरी ऑलमोस्ट डेड है तो मैं आपको स्टार्ट करके नहीं सुना सकता, बट मुझे वो एनोइंग लगती है क्योंकि मैं ज़्यादा आवाज़ नहीं चलाता, मतलब मुझे ज़्यादा रोड अटेंशन अच्छा नहीं लगता इतना। बट अदरवाइज़ किसी को रोड अटेंशन अगर पसंद है तो भाई इसकी बाइक की आवाज़ क्या है, पूरी गली में गूंजने लग जाती है, इस टाइप की आवाज़ है। तो बुलेट जैसी नहीं है कि फट रही हो, फटती नहीं है, पूरी रेसिंग टाइप की आवाज़। और अगर आप थोड़ी स्पीड में मतलब रेस छोड़ते हैं तो उसके अंदर जो इसमें में रेसिंग बाइक्स के अंदर आवाज़ आती है ना, उस टाइप की आवाज़ भी आती है इसमें। एक अलग सी फीलिंग आती है बाइक की यार चलाने में। तो ठीक है, पिकअप की बात करें तो अगर आप एक 13 bhp की बाइक से आ रहे हैं इस पर, देखिए मैं कुछ एक bhps बता दूँ आपको। R15 जो बाइक है उसकी 15 से 17 bhp होती है। मॉडल कौन सा आपका उस पर डिसाइड करता है। फेज़र, FZ, पल्सर, अपाचे RR 160, अपाचे RR 180, होंडा हॉर्नेट, सुजुकी जिक्सर, ये सब जो बाइक्स हैं इनकी bhp 15 से नीचे ही रहती है हमेशा। अगर आप थोड़ा हाई एंड पे जाते हो, जिस तरह पल्सर RS 200 हो गया या बुलेट हो गया, जो आजकल के बुलेट आते हैं, उनकी bhp होती है 21 के आसपास, और RS 200 की इस तरह 24 के आसपास bhp होगी। तो इसकी bhp है 40। तो आप ये बात देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा bhp का अंतर है, तो पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बट इसकी पावर डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा लीनियंट है, माइल्ड है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भी बाइक आगे से उठ रही है, ऐसा कर रही है, क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आप एक्सेलरेशन देते हो भागती है, पूरा उठती नहीं है आगे से कभी भी। तो मेरा मानना है कि अगर आप 13 bhp की बाइक से आ रहे हो, इनफैक्ट आप स्प्लेंडर से भी आ रहे हो, स्कूटी से भी आ रहे हो, तो आप आराम से इस बाइक को चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 6 गियर है इस बाइक के अंदर। पहले दूसरे गियर में इतना एक्सेलरेशन मत दीजिए, तीसरे गियर से पूरी भगाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। सीट पीछे ही कंफर्टेबल है, लेडीज़ भी उस पर बैठ सकती है। लंबी डिस्टेंस के लिए नहीं बैठ सकती, बट और जो जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक है, R15, RR 310, KTM ड्यूक, उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है, आराम से बैठ के जा सकती है लेडीज़ इस पर, और कोई इतना ध्यान भी नहीं देगा। मतलब जिस तरह होता है ना, सीट ज़्यादा ऊँची उठी हुई होती है तो ऐसे अलग सा पर्सन दिखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल आराम से बैठ के जाएगा वो बाइक। तो ये मेरा कंप्लीट रिव्यू था, और इसके अंदर कुछ मैं आपको फ़ीचर्स के बारे में बता देता हूँ। पूरा डिजिटल कंसोल है बाइक का। अगर आप देखो तो एक डिजिटल मीटर यहाँ पे दिया जाता है कि यहाँ पे दिया जाता है। जब बाइक मैंने स्टार्टिंग में ली थी तो इस डिजिटल मीटर में आपको दिखते थे कि भी इसमें टाइम कितना है, ओडोमीटर कितना है, और साथ में गियर कौन सा लगा हुआ है। बट काफ़ी दिक्कत होती थी चलती बाइक में, कोई नीचे नहीं देख पाता था टैंक मीटर पे। तो उसके बाद में बजाज ने अपडेट किया इसके अंदर, ECU यूनिट होती है इसकी, उसमें अपडेट आया, और जितने भी ये सब फीचर्स थे वो सारे यहाँ आ गए। मुझे यहाँ पे गियर दिखता है, टाइम दिखता है, सब चीज़ मुझे इसी में दिखती है। तो एक तरीके से ये वाला फीचर यूज़लेस हो गया, पर बजाज रिकमेंड कर रहा है कि इस डिस्प्ले को वो कहीं ना कहीं यूज़ करेगा। तो कुछ से तो मतलब बिल्कुल ना से तो कुछ ही सही है, एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले ही है, हम इसको कभी ना कभी किसी न किसी फीचर में अपडेट में यूज़ कर सकते हैं, मे भी किसी भी टाइम से। बट फिलहाल अभी इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी यहीं पर आ जाती है। टैंक हो गया, टैंक इसमें शायद कितने लीटर का है, शायद 14-15 लीटर का टैंक होगा। एवरेज के हिसाब से आपको बार बार फिल करवाना पड़ता है। ये कुछ यहाँ पे इन्होंने फ्लैप से दिए गए हैं, क्योंकि टूरिंग बाइक बनाई थी उन्होंने, तो अपने लगेज वगैरह को टांगने के लिए उन्होंने फ्लैप दिए हैं। इंडिकेटर्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, येलो कलर के इंडिकेटर्स हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है उनकी। LED है ये भी, बाय द वे बता रहा हूँ आपको, कलर येलो है क्योंकि दूर से दिखे ताकि इसलिए येलो किया जाता है। और लुक वाइज आप देख सकते हैं बाइक को, एग्रेसिव लुक है यार, बेहतरीन लुक है। ये लेग रेस्ट आपको चेंज करवाना पड़ेगा बाहर से, ये बहुत बेकार आता है, गिर जाता है इसका, बट मैं लेग रेस्ट रिकमेंड नहीं करूँगा।
अगर आपको हल्की बनानी है बाइक, क्योंकि जो बाहर से आप लेग रेस्ट लोगे उसकी वेट खुद का 15-16 किलो से ज़्यादा होते हैं, तो बाइक का वज़न और बढ़ा देगा वो। और बाकी तो सब मैंने कवर कर दिया आई थिंक। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम अगर लग रही है इस बाइक के अंदर, कुछ भी आपने पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट। मैं ट्री ओनरली आपको मैंने रिव्यू दिया है इस बाइक के अंदर, सारे पॉइंट्स मैं एक बार क्लियरली फिर से देख लेता हूँ। डायमेंशंस, पावर पिकअप मैंने आपको बता दी इसकी अच्छी खाली है। सर्विस अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। देखिए मैंने पहले मेरे पास अपाचे RR थी 310, काफ़ी अच्छी लुकिंग की बाइक है डेफिनेटली, बट हाँ मतलब आप उसको सोसाइटी में इतना नहीं चला सकते, लोग बहुत ज़्यादा ऐसे ध्यान से देखते हैं, फुकरे टाइप बंदे लगते हैं। अगर आप एक जेंटलमैन टाइप पर्सन हो तो आप उसको नहीं चला सकते डेफिनेटली। ये कोई यूँ है कि जेंटलमैन को भी सुपर बाइक्स का मन होता है, पर कोई ज़्यादा एग्रेसिव बाइक होती है, ज़्यादा उसको रोड अटेंशन मिलती है तो बंदा एम्बेरस हो जाता है कि यार क्या सभी देख रहे हैं पागल से, तो बड़ा अजीब सा लगता है। बट फिर भी इस बाइक में ऐसा नहीं है, इस बाइक को आप चला सकते हैं आराम से और फील ले सकते हो आप सुपर बाइक की, कोई सी प्रॉब्लम नहीं आती। बट मैं आपको कंपेयर करूँ अगर RR 310 से, तो RR 310 की पिकअप इससे कम थी, पर उसकी टॉप स्पीड इससे ज़्यादा थी, क्योंकि उसकी थोड़ी एयरोडायनेमिक उस टाइप से थी, पूरी फुल फेयरिंग बाइक थी वो, तो इसी वजह से ज़्यादा चल पाती थी वो। पर उसको ज़्यादा लंबा चला नहीं सकते थे हम, क्योंकि उसकी पोस्चर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, तो काफ़ी दिक्कत होती थी उससे, पीछे उसे कोई बैठ नहीं सकता था। तो मैंने फिर डोमिनार पे स्विच किया। एक रीज़न मेरा स्विचिंग का ये भी था कि उस बाइक की सर्विस नहीं थी यहाँ पर। पूरे हरियाणा में हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट है, 22 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ जो NCR के नज़दीक डिस्ट्रिक्ट है 2, उनमें उसकी सर्विसिंग थी, और किसी भी TVS के सर्विस सेंटर पे RR 310 का कोई पार्ट तक नहीं मिलता था, एक नट तक नहीं मिलता था। इतनी इश्यूज़ होते थे, अगर उसको कुछ टूट गया खुद सर्विस करनी पड़ती थी, और उसकी रीसेल यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो थी, कोई उसको नहीं खरीदना चाहता था उस बाइक को। मतलब मैंने वो बाइक 3 लाख के करीब की अगर ली थी, तो मैंने 1,32,000 रुपये की बाइक बेची थी विद इन 1.5 साल चला के, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक, इतनी बेकार उसकी रीसेल थी। डोमिनार की रीसेल उससे ठीक है, क्योंकि इस बाइक को कोई एजड पर्सन भी ले लेता है कि लेडीज़ पे बैठ सकती है पीछे, लुक भी इसकी अच्छी है। और ये मैंने लेने के बाद में 1,57 तो इसके भी पीछे ही मिल रहे थे, जब किसी को 2 साल हो गए, तो रीसेलिंग के मामले में अच्छी है। यहाँ के लोकल सर्विस सेंटर वालों के पास ये एक ही बाइक है ऐसी जिसकी सर्विस होती है, बट वो बोलते हैं कि सर इसका आर्किटेक्चर जो है RR 200 और बाइकों जैसा है, तो हम इसकी सर्विस कर सकते हैं, और वो करते भी हैं बाकायदा इसकी सर्विस, इनको ट्रेंड किया जाता है सर्विस के लिए। तो ऑल ओवर द इंडिया में कोई भी बजाज का सर्विस सेंटर पे आप लेके जाओ, डोमिनार की सर्विस हो जाएगी। डोमिनार के पार्ट्स बड़े सस्ते मिल जाते हैं, फ्रंट डिस्क पैड हो गए, इसके फ़िल्टर हो गए, एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, और सुपर बाइक से कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। रेट कितना है यार, रेट 500 से नीचे ही है इसका, ठीक है। शायद फ्रंट डिस्क ब्रेक का इसका 300 कुछ होगा। मेरे को सबसे महंगी जो इस बाइक के अंदर जो चीज़ें लगती हैं ना, जो मैंने रिकॉर्ड की है, एक तो इसका साइलेंसर, ये मैं चेंज करवाने की सोच रहा था। साइलेंसर ये 8,000 रुपये का साइलेंसर है, 8-9 हज़ार का, क्योंकि इसकी साउंड बढ़ गई थी तो मैं चेंज करवाने की सोच रहा था। दूसरा इसके मिरर्स 2,500 हज़ार रुपये के एक मिरर है, 5,000 रुपये के, जो कि यार बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट है, मैं सोच भी नहीं सकता इतनी कॉस्ट कौन बियर करेगा। बाकी सब पार्ट्स के बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। तो एक इसका इशू ये भी रहता है कि यार पीछे जो पर्सन बैठता है इस पर पैर रख देता है तो ये टूट जाता है 90%, तो यहाँ से टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। ये मेरा भी टूटा हुआ, मैंने फेविक्विक से चिपकाया हुआ है, तो इसके ऊपर कवरिंग आती है, मेटल की कवर आता है इसका, जो इसको कवर कर लेता है, तो उसमें उसके बाद में सेफ़ हो जाएगी बाइक पूरी। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू था, पूरा कंप्लीट रिव्यू। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसको नई बाइक को बहुत फास्ट भी चलाया है, 175, स्लो भी चलाया है बिल्कुल, मतलब 78 40-50 की स्पीड पे। इस बाइक को लेके मैं गिरा भी हूँ, राइट साइड में गिर गया था इसका, ये बैंड हो गया था। इन स्पोर्ट्स बाइक में सारा का सारा टी जो होता है एल्यूमिनियम का बना होता है। जब हम बाइक को चलाते हैं तो एल्यूमिनियम गर्म हो जाता है, हल्का बनाने के लिए एल्यूमिनियम का बनाते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम गर्म हो जाता है और जैसे आपकी बाइक गिरी, जर्क से टेढ़ा हो जाता है ये, और ठंडा होने के बाद में फिर उसकी वही पोजीशन, वही शेप रह जाती है, तो अपनी शेप में वो वापस नहीं आ पाता कभी भी। तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से सीधा करवाया, इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा थी। और इन बाइक्स का मैं एक रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप सुपर बाइक्स कोई भी लेते हैं तो उसे कंप्लीट इंश्योरेंस रखिए, ज़ीरो डेप्ट का, ताकि वो कहीं भी गिर जाए, कुछ भी हो जाए तो यार आपके पैसे ना लगे अच्छा खासा चमीड़, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पैसे आपके लग जाते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी बन गई है, मैं इसको काट रहा हूँ। थैंक यू। अगर आपको कोई भी कमेंट, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए नीचे, कोई भी डाउट है तो इस बाइक के बारे में या इस जैसी कोई और बाइक के बारे में आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगा, कंप्लीट बताऊंगा इसके मैकेनिक्स के बारे में, कैसे बाइक चलती है, कैसे बनती है। आई एन इंजीनियर, मेरे को पूरी इसकी थ्योरी पता है A to Z, कौन सा इसमें इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए, क्या इंजन ऑयल होता है, कैसे कैसे उसकी वर्डिंग होती है, W का क्या काम होता है, 05W20 या 20W50, 10W50, इन सब का क्या मीनिंग है। अगर आप कुछ पूछना चाहते तो प्लीज़ मुझे बताइए। और डेफिनेटली हमारे यहाँ पे 2 क्रेटा भी खड़ी हैं ये मेरी है, वो सर की है। तो आप इन दोनों कंपैरिजन अगर चाहते हैं तो मैं दे सकता हूँ। दोनों SX मॉडल हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2-3 साल का अंतर होगा दोनों में। बट अगर आप इन्हें कंपैरिजन रिव्यू चाहते हैं और आप इसका सीडान के साथ कंपैरिजन रिव्यू चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए, वहाँ सीडान भी खड़ी है, मैं उसके बाद भी आपको कंपैरिजन करके दिखा दूँगा।
और अगर आप चाहते हैं ऐसा कंपैरिजन बुलेट के साथ में मेरी और किसी स्पोर्ट्स बाइक के साथ में, जैसे यहाँ पर एक स्पोर्ट्स बाइक खड़ी है ये, उधर एंटाइसर खड़ी है क्रूजिंग बाइक वो, और तो प्लीज़ डू कमेंट्स, मैं वीडियो बना के उसकी डाल दूँगा। थैंक यू।